हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। स्टेप अप अकेडमी पे आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आ गए हैं मुझे सुनने के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। आप लोग भी जल्दी से इसी तरह बने रहिए और अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक बेनिफिट पता क्या है आपको? वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं हर एक सेशन को सुनने में, स्टेप अप अकेडमी को फॉलो करने में, बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जो हम आपको ये वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में रिवीजन है। जो चैप्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स के बाद कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो यहाँ पे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक वीडियो ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे का चल रहा हो, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए हर एक लेक्चर के साथ बने रहिए, हर एक सेशन के साथ बने रहिए, अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर कुछ डाउट भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछ लीजिए। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद ऐसा कुछ शायद ही रह जाए कि आपको डाउट हो कि ये क्या था या इसका मीनिंग क्या था, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम जब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सारी चीज़ें आप लोग, तब उसके बाद आपको कोई डाउट रहे। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन कुछ इस तरीके से है कि ये जो पूरा चैप्टर है ये हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ हम ग्राफ्स और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, कुछ शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे यहीं पे कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ों को याद करेंगे। और आप लोगों को फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप ही लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरीके के आपको जो वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं आप उसका फ़ायदा उठा सकें। जल्दी से आ जाइए और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज पॉलिटिकल साइंस में कौन सी क्लास के लिए लेक्चर है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ राइट्स। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ही बचे हैं और आपकी ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इस बेसिस पे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें दिया गया है कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि राइट्स का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपको क्या क्या लगता है कि ये सभी मेरे अधिकार होने चाहिए, और अगर ये राइट्स किसी ने वायलेट किए तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ तो बोलना ज़रूरी रहता है या मुझे गुस्सा आ जाता है कि ये तो मेरा राइट था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग राइट्स क्या हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको रात में पार्टी करने के लिए जाना है और आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं भैया रात में नहीं जाओगे, जाना है तो दिन में जाओ। अब आप कहोगे दिन में कहाँ पार्टी होती है, रात में तो पार्टी होती है, रात में जाना है। अब अगर मना किया पेरेंट्स ने और कि नहीं, डांट दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं जाओगे, तो फिर क्या होगा कि आप लोग को ऐसा लगेगा अरे यार क्या ये तो हमारा राइट होना चाहिए कि हमें रात में पार्टी करने जाना है तो जाने दिया जाए। अब कुछ राइट्स यहाँ पे किसके हो गए? पेरेंट्स के हो गए। अब आपका राइट क्या है कि आप सोना चाहते हो, ठीक है, खेलना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको कोई रोके ना, आपके ये सारे राइट्स होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? तो ये इस तरीके के सबके अपने अपने राइट्स होते हैं। आपके अकॉर्डिंग राइट्स क्या हैं आपके, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट्स हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में हमने इससे पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, इससे पहली जो हमारी यूनिट है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाके आप जल्दी से ही पढ़ लीजिए। देखो, हम जो अगर इस चैप्टर की बात करें तो स्टार्टिंग यहीं से होती है कि हम डेली लाइफ में अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं। अगर राइट्स के बारे में तो बात करते ही हैं, इसी के साथ अगर हम कंट्री के बेसिस पे देखें तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हम यहाँ पे भी कुछ राइट्स की बात करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विद अकाउंटेबिलिटी। तो हम कहते हैं कि हमें राइट टू वोट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का राइट होना चाहिए, इलेक्शंस में खड़े होने का राइट होना चाहिए, एंड सो ऑन। ऐसे तरह तरह के राइट्स के बारे में हम बात करते हैं। बट कुछ अगर इन सब चीज़ों के अलावा हम बात करें तो जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के अलावा आज की डेट में लोग न्यू डिमांड्स भी बना रहे हैं राइट्स के लिए, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आरटीआई कहते हैं जिसे, राइट टू क्लीन एयर हमें मिलनी चाहिए, और राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए।
तो इससे पहले तो हम तब तक देख रहे थे कि पॉलिटिकल और सिविल राइट्स की ही बात हो रही थी, बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि और भी हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं राइट्स को लेके, कि ऑब्वियस है हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू लिव इन क्लीन एयर है, एज वेल एज राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो राइट्स क्लेम किए जाते हैं ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिकल या फिर पब्लिक लाइफ्स के रिलेशन में ही नहीं किए जाते हैं, नॉट ओनली इन रिलेशन टू अवर पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ्स, बट ऑल्सो इन हम राइट्स को क्लेम करते हैं सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप्स के बेसिस पर भी। मोरओवर राइट्स जो क्लेम किए जा रहे हैं वो सिर्फ एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं करेंगे, बट चिल्ड्रन भी क्लेम कर सकते हैं, अनबॉर्न फिटसेस भी कर सकते हैं, एंड इवन एनिमल्स भी कर सकते हैं। ये जो नोशन ऑफ राइट्स है, ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज इन्वोक करता है बाय डिफरेंट पीपल। मतलब कि यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि जिन्हें समझ है अपनी राइट्स की, सिर्फ वही जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स है सिर्फ वही बोलेंगे कि हमें तो राइट्स हैं। चिल्ड्रन भी, एनिमल्स भी, अनबॉर्न फिटसेस भी, ये सब अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं। मतलब ये सभी लोग भी क्लेम कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें कि हम इसमें क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हम इसमें समझेंगे कि जब हम स्पीक करते हैं, जब हम बोलते हैं राइट्स के बारे में, तब हमारा मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या बेसिस होने चाहिए, व्हाट आर द बेसिस या व्हाट इज द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड। क्या बेसिस रखेंगे आपकी राइट, इस बेसिस पे हम राइट्स को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना, आप हमारे बच्चे हैं इसलिए हम आपको रोक रहे हैं कहीं जाने से, तो ये बेस रख दिया इन्होंने। क्लियर हो रहा है। तो आगे इस बेसिस पे हम आगे के राइट्स देखेंगे कि क्या बेसिस होते हैं जिस पे आप राइट्स को क्लेम करते हो, और राइट्स कौन सा पर्पस सर्व करते हैं, और ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे इस चैप्टर में, जो कि द राइट्स है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट इज राइट्स, क्या होते हैं राइट्स। अब आपके क्वेश्चन मार्क ऐसे बन रहे होंगे, कुछ के ये बन रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है पढ़ते हैं राइट्स क्या होते हैं, और कुछ के ये क्वेश्चन मार्क बन रहे होंगे पता तो है राइट्स का मतलब क्या होता है, हमारा अधिकार, तो अब पढ़ना क्यों है राइट्स। देखो, अब ये राइट्स हम पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसा कि हम स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ को समझना, जो भी सोसाइटी में है, जो सराउंड करती है, सोसाइटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, या फिर वर्ल्ड लेवल पे, हमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आगे जाके यूपीएससी देना चाहते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, तो अब आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ राइट्स। राइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ये एक एंटाइटलमेंट या फिर जस्टिफाइड क्लेम होता है। ठीक है, जस्टिफाइड क्लेम है ना, आप राइट्स क्लेम कर रहे हो तो जस्टिफाइड ही है, ऐसा तो नहीं है कि ये अनजस्ट है। ये हमें डिनोट करता है कि हम किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हैं एज अ सिटीजन्स। जैसे कि हमने बोला राइट टू वोट, तो राइट टू वोट के लिए हम एंटाइटल्ड हैं एज अ सिटीजन्स। तो यहाँ पे यही ये डिनोट करता है कि व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज ए सिटीजन्स, एज इंडिविजुअल्स, या फिर एंड एज ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं कि राइट क्या डिनोट करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट क्या डिनोट कर रहा है, तो ये हमें ये डिनोट कर रहा है, हमें यहाँ पे ये लिखना है, सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स और एज ए ह्यूमन बींग्स हम किस किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हैं, ये डिनोट करता है। ये एक तरीके से एसेंशियली एन एंटाइटल्ड मैन है, या फिर एंटाइटलमेंट है, या फिर और अ जस्टिफाइड क्लेम है। इट इज़ समथिंग, अगर हम राइट की बात करें, जो कि हम कंसिडर करते हैं टू बी ड्यू टू अस, समथिंग दैट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज। कुछ चीज़ें जो हम तक ड्यू हैं, कुछ चीज़ें जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करना है एज बीइंग अ लेजिटिमेट क्लेम, जो कि एक लेजिटिमेट क्लेम होगा, लीगल होगा, दैट मस्ट बी अपहेल्ड। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ जो हम रिगार्ड करते हैं ज़रूरी है और डिज़ायरेबल है वो राइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें क्लॉथ्स हमारी चॉइस के पहनने हैं स्कूल में, ठीक है,
यूनिफॉर्म नहीं पहननी। अब स्कूल के सारे बच्चे हैं, कुछ यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और कुछ खड़े हो गए, आज से हम यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएंगे, हम सिविल ड्रेस में आएंगे या कलरफुल ड्रेस में आएंगे, हमें जो पहनना होगा हम वो पहन के आएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, क्या ये राइट है आपका? बिल्कुल नहीं है। तो ये बात यही कर रहे हैं कि हमें क्लॉथ्स पहनने हैं हमारी चॉइस के, हमें स्कूल में, रेदर देन द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। तो ये यहाँ पे डिज़ायरेबल राइट नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि हर एक चीज़ जो हम हमारी तरफ से रिगार्ड करते हैं नेसेसरी, ये डिज़ायरेबल राइट हो। अब अगर हम बात करें जैसे कि अगर हमें बोलना है कि हमें लेट नाइट बाहर रुकना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे, एंड दैट this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school or to return home when I choose to do so। तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं है कि हम स्कूल में जो ड्रेस पहनना है वो पहन के आएंगे, या फिर हम घर लेट आएंगे, जो हमें पसंद आ रहा है वो चीज़ हम करेंगे। ये राइट्स नहीं है। यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन बिटवीन है दो चीज़ों के बीच में। क्या है? वॉट आई वॉन्ट एंड थिंक आई एम एंटाइटल्ड टू। हमें क्या चाहिए और हम क्या सोच रहे हैं, एंड वॉट कैन बी डेजिग्नेटेड एज राइट्स, और किस चीज़ को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ राइट्स। राइट्स प्राइमरली वो क्लेम होते हैं जो हम रिगार्ड करते हैं अदर्स के साथ नेसेसरी है फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इसका मतलब यहाँ पे ये, फिर से समझो, राइट्स आर प्राइमरली दोज दैट आई अलोंग विथ अदर्स रिगार्ड टू बी नेसेसरी। ऐसे क्लेम्स जो मेरे साथ साथ या हमारे साथ साथ और लोगों के लिए भी ज़रूरी हैं, एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ लाइफ जीने के लिए, ये राइट्स हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में आंसर लिखने में। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक और ग्राउंड जिस पे राइट्स को क्लेम किया जा सकता है, वो ये है that they represent conditions that we collectively see as a source of self respect and dignity। अगर कलेक्टिवली हम कोई ऐसी कंडीशन देख रहे हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी इस चीज़ से हमें मिल सकती है या मिलना ज़रूरी है, तो उसे भी हम राइट्स कह सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड है, तो राइट टू लाइवलीहुड जो है ये नेसेसरी है डिग्निटी के साथ रहने के लिए। एक लाइफ ऑफ डिग्निटी अगर आपको जीनी है तो राइट टू लाइवलीहुड होना ज़रूरी है। ठीक है, गेनफुली एम्प्लॉयड पर्सन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देता है। आप मान लो कोई भी जॉब कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी अच्छा पे कर रहे हैं या गेन हो रहा है आपको काफ़ी अच्छी चीज़ उससे, तो ये आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देगा। ठीक है, इसलिए ये डिग्निटीज है। क्लियर हो रहा है कि ये दस इज सेंट्रल फॉर हिज हर डिग्निटी। जो भी एम्प्लॉयड है उसके लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है और यही उसकी सेंटर है ऑफ हिज हर डिग्निटी। हमारी अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें तो हैविंग अवर बेसिक नीड्स मेट गिव्स अस फ्रीडम टू परस्यू अवर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। अगर हमारी बेसिक नीड्स हमको मिल रही हैं तो ये हमको यहाँ से फ्रीडम देती है कि हम हमारे टैलेंट्स और इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें या फिर अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ। आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, वैसे पढ़ाई का मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जॉब के लिए हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का मोटिव होना चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अपने आप लग जाएंगी। सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए, MNCs में जाना है, IAS बनना है, IPS बनना है। आप लोग मेहनत करोगे आराम से सब कुछ बन सकते हो। आप जो भी चाहते हो जीवन में, आप लोग जो भी बनना चाहते हो बिल्कुल बन सकते हो। बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक कंसिस्टेंसी और दूसरी आपका फेथ उस चीज़ में कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आप पढ़िए नॉलेज गेन करने के लिए। एक बार नॉलेज गेन हो गया तो फिर कोई भी चीज़ इतनी मतलब डिफ़िकल्ट है ही नहीं। बट बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो ये आपकी सेंटर हो गई डिग्निटी की, क्योंकि अब आपको यहाँ से मतलब, और जब आपकी बेसिक नीड्स आपको मिलने लगती हैं तो आपको फ्रीडम देती हैं कि आप अपने टैलेंट्स और इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें या फिर अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। ये भी आपके पास राइट हो कि राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्व्स फ्रीली, यहाँ पे यही इन्होंने बोला है, और टेक द राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्व्स फ्रीली। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये राइट हमको अपॉर्चुनिटी देता है
टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल, चाहे ये लिखना हो, डांस करना हो, म्यूजिक हो या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी हो, ठीक है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, क्योंकि ये फ्री एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स एंड ओपिनियंस हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें राइट टू लाइवलीहुड या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, ये सब हमने डिस्कस किए हैं एक्चुअल में। अगर आप लोग इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जाएंगे इस सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लाइवलीहुड या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे जो राइट हैं ये इम्पॉर्टेंट होंगे सभी ह्यूमन बींग्स के लिए जो सोसाइटी में रहते हैं, और इनको यूनिवर्सल इन नेचर डिस्क्राइब किया जाता है। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब कि पूरे यूनिवर्स में ये सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये नेचर वाइज कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। अब अगर अनदर ग्राउंड की हम बात करें जिस पे राइट्स को क्लेम किया जाता है, वो ये होगा कि ये हमारे वेलबींग के लिए नेसेसरी है। ये हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कि वो अपने डेवलप कर सकें टैलेंट और स्किल्स को। अगर हम बात करें इस तरीके के राइट की, तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये हमें हेल्प करता है हमारी कैपेसिटी को डेवलप करने में, हमें यूज़फुल स्किल्स प्रोवाइड करता है और इनेबल करता है कि हम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकें लाइफ में। पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है इन लाइफ, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है कि कोई भी हमारी कैपेसिटी हो, किसी रीज़न के कारण जो भी हमारी कैपेसिटी है हम उसको डेवलप कर सकें। हमें यूज़फुल स्किल्स और ये चीज़ इनेबल करेगी कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के बेसिस पे हम डिसीज़न कर सकें या फिर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हम बना सकें, ठीक है। इस सेंस में कि एजुकेशन को इसलिए डेजिग्नेट किया गया है एज अ यूनिवर्सल राइट। However, अगर हम एक्टिविटी, इफ एन एक्टिविटी इज इंजूरियस टू अवर हेल्थ एंड वेलबींग, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। अब यहाँ पे मान लो कुछ ऐसी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, अब आप कह रहे हैं कि अब मुझे गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, लेकिन पापा आज तो मैं गाड़ी चला के ही रहूँगा, ठीक है, आप मुझे आज गाड़ी दे दो, मैं चलाने जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए। तो अब क्या आप क्या कहोगे, मेरा अधिकार है गाड़ी चलाने का, लेकिन ये आपके लिए इंजूरियस हो सकता है ना, तो इसलिए आपके पेरेंट्स मना कर देंगे कि नहीं बेटा सीख लो, पहले क्या कहते हैं, पहले साइकिल चलाना सीख लो फिर गाड़ी वाड़ी चलाना सीखना। अब साइकिल चलाना आ गई तो क्या कहेंगे, अभी थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद फिर चलाना गाड़ी, जब संभलने लगे गाड़ी तुमसे। तो यहाँ पे बात यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे लिए इंजरियस हो सकती है हेल्थ के लिए या वेलबींग के लिए, तो ये हम इसे राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मेडिकल रिसर्च की बात करें तो ये दिखाता है किस तरीके से चीज़ों को बताता है कि इसने ड्रग्स को प्रोहिबिट करके रखा है, क्योंकि दैट प्रोहिबिटेड ड्रग्स ये इंजूरियस हो सकते हैं किसी की हेल्थ के लिए, एंड सिंस दे अफेक्ट अवर रिलेशंस विद अदर्स। अब आपने कंज्यूम कर लिए ड्रग्स, अब आपके क्या आसपास के लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे, नहीं होंगे ना। वी कैन नॉट इंसिस्ट दैट वी हैव अ राइट टू इनहेल और इंजेक्ट ड्रग्स और स्मोक टोबैको। तो हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा राइट नहीं है इन सारी चीज़ों का कि हमारा तो राइट है, हमें जो खाना पीना है हम खाएंगे। आप स्मोकिंग कर रहे हैं या टोबैको खा रहे हैं, स्मोक टोबैको, ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और इनहेल, तो इस तरीके से क्या होगा, आसपास की सराउंडिंग जो है आपकी वो भी कहीं ना कहीं तक अफेक्ट होगी, आपके रिलेशंस खराब होंगे एज वेल एज आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी, ठीक है। स्मोकिंग के केस की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंजूरियस हो सकता है पीपल की हेल्थ के लिए जो भी अराउंड दी स्मोकर हैं। आपने देखा होगा कहीं ऐसा क्राउडेड प्लेस है और गलती से कोई एक बंदा या बंदी, कोई भी हो सकता है, वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो एक ना एक, मान लो 10 लोग खड़े हुए हैं तो एक तो बोल ही देगा, अरे यार क्या है ये स्मोकिंग वगैरह मत करो, ये धुआं आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, एक तरीके से जो आसपास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। अब हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए, जो स्मोकिंग कर रहा है वो कहते तुझे क्या करना, मेरा तो राइट है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये मेरा राइट है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमारी हेल्थ को ही इंजर नहीं करते हैं ड्रग्स, ये हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को भी चेंज कर देते हैं और हमें और ज़्यादा डेंजर बना देते हैं लोगों के लिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया।
अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ राइट्स की बात करें तो स्मोकिंग या फिर बैंड ड्रग्स को लेना, ऐसे ड्रग्स आप कंज्यूम कर रहे हैं जो बैन हैं, ये इसे हम कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट, मतलब इसे हम राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, एक्चुअल में ये राइट्स कहाँ से आए हैं। 17th और 18th सेंचुरीज में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने आर्ग्यू किया कि राइट्स हमें नेचर या गॉड ने दिए हुए हैं। ठीक है, जो राइट्स ऑफ मैन है वो डिराइव्ड हुए हैं कहाँ से, नेचुरल लॉ से। इसका मतलब ये है कि कोई रूलर या सोसाइटी ने हमें राइट्स नहीं दिए हैं, ये तो हम जब से जन्म लिया है तभी से हमारा अधिकार है। सुना होगा, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस तरीके से। ठीक है, तो जिस तरीके से ये जो राइट्स हैं ये इनएलिएनेबल हैं और कोई भी इन्हें हमसे दूर नहीं कर सकता है। ये आइडेंटिफाई करते हैं 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन को। सबसे पहला तो द राइट टू लाइफ, दूसरा लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जितने भी राइट्स हैं ये सब, ऑल अदर राइट्स, जितने भी बाकी के राइट्स हैं वो ये 3 बेसिक राइट्स से डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें द आइडिया दैट वी आर बॉर्न विथ सर्टेन राइट्स, एक आइडिया है कि हम जन्म कुछ अधिकारों के साथ हमने जन्म लिया है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल नोशन है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लाई कर देता है कि कोई भी स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन हमसे हमारा ये राइट नहीं ले सकता है जो हमें लॉ ऑफ नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। और ये जो कंसेप्शन है नेचुरल राइट्स का, इसे यूज़ किया जाता है वाइडली जब हमें अपोज करना रहता है आर्बिट्ररी पावर की एक्सरसाइज को, जो कि स्टेट्स या गवर्नमेंट किसी के भी थ्रू हो सकती हैं, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंड टू सेफगार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम। रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि जो टर्म ह्यूमन राइट्स है इसे काफ़ी बार यूज़ किया गया है मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स, मानव अधिकार। ठीक है ना, ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं रेदर देन नेचुरल राइट्स, क्योंकि जो नेचुरल लॉ का आइडिया जो हम एक तरीके से लेके चल रहे हैं, या फिर ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स जो नेचर ने हमारे लिए सेट डाउन किए हैं या फिर जो गॉड ने सेट डाउन किए हैं, ऐसा हम कहते हैं, ये कभी ना कभी आज की डेट में अनएक्सेप्टेबल होते हैं, अपीयर्स होते हैं आज की डेट में या टुडे। ठीक है, राइट्स इंक्रीजिंगली ऐसा देखा गया है आर इंक्रीजिंगली सीन एज जो गारंटी करते हैं ह्यूमन राइट्स को, कि वो सीख कर सकें या एक अराइव कर सकें किसी ऑर्डर पे जो कि मिनिमली गुड लाइफ हमें लीड करेगा। जो एजम्पशन है बिहाइंड ह्यूमन राइट्स ये क्या है कि सभी पर्सन्स एंटाइटल्ड हैं सर्टेन थिंग्स को लेके, सिंपली क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, एज अ ह्यूमन बींग हर एक पर्सन यूनिक है और इक्वली वैल्यूएबल है। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति इक्वल है और उसने जन्म लिया है दूसरों की सेवा करने के लिए, एंड सेवा करने के लिए जन्म नहीं लिया है, एंड नो वन इज़ बॉर्न टू सर्व अदर्स, मतलब कि हर एक व्यक्ति इक्वल है, इन्होंने जन्म इसलिए नहीं लिया है कि ये दूसरों की सेवा कर सकें। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम में से हर एक व्यक्ति एक इंट्रिंसिक वैल्यू पजेस करता है, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि फ्री और हम रियलाइज कर सके अपने पोटेंशियल को। ये जो कॉन्सेप्शन है फ्री एंड इक्वल सेल्फ का, ये इंक्रीजिंगली यूज होता जा रहा है, इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ को चैलेंज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जो कि बेस्ड होती है रेस, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर पर। अब आज के डेट में अगर हम बात करें तो जो द यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, बिल्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स, इन बेसिस, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स है इस बेसिस पे ये बना है यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये जो अटेम्प्ट इसके रहते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं उन सभी क्लेम को जो कि वर्ल्ड कम्युनिटी कलेक्टिवली देख रही है कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहने के लिए जो राइट इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वायलेट हो रहे हैं तो ये इन बेसिस पे इन राइट्स को क्लेम करता है। जो नोशन है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, इसे यूज़ किया जाता है काफ़ी बार ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और उसका कारण क्या है कि जो लॉ गवर्नमेंट अगर लेके आई है तो उसको चैलेंज करने के लिए, या ऐसी चीज़ें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी या राइट्स को डिनाई कर रहा है, तो उस बेसिस पे कलेक्टिवली यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स यूज़ किए जाते हैं।
इनफैक्ट यहाँ पे हम देखें तो बहुत से स्ट्रगल्स हुए हैं ग्रुप्स के, जिसमें हमने ये देखा फेल्ट एक्सक्लूडेड दैट जो इंटरप्रिटेशन है एग्जिस्टिंग राइट्स का वो कभी कभी ऑल्टर्ड हो जाता है या चेंज हो जाता है, ऐसे समझो। इनफैक्ट it is through the struggles of groups that have felt excluded that the interpretation of existing rights has sometimes been altered। जैसे कि अगर हम इस बेसिस पे बात करें, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो स्ट्रगल्स रहे काफ़ी ग्रुप्स के जिन्होंने ऐसा सोचा है कि हम एक्सक्लूड हो रहे हैं चीज़ों से, ये कहीं ना कहीं तक एग्जिस्टिंग राइट्स को इंटरप्रिटेट करते थे और ऑल्टर्ड करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें स्लेवरी की, तो फॉर इंस्टेंस स्लेवरी हटाई गई, क्यों हटाई गई, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो जिन्हें सिर्फ लिमिटेड सक्सेस मिल पाई है। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो इसके लिए लॉ तो बनाए गए, कुछ चेंजेस किए गए, बट अभी भी लिमिटेड सक्सेस ही मिल पाई है इसमें। आज के टाइम में हम देखते हैं काफ़ी विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, कि अभी भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। इवन टुडे, आज की डेट में कम्युनिटीज़ स्ट्रगल कर रही हैं अपनी ही ह्यूमैनिटी को डिफाइन करने के लिए में, इन अ वे विच इंक्लूड्स देम। जो लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की जो पीपल क्लेम करते हैं, ये एक्सपेंड होती है ओवर द ईयर्स, जैसे कि, और फिर उसके साथ साथ सोसाइटी क्या करती है, न्यू थ्रेट्स फेस करती है और चैलेंजेस को। इसके साथ अगर हम आगे देखें, फॉर इंस्टेंस हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं नीड टू प्रोटेक्ट दी नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, और इसने जनरेट किया है राइट टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द लाइक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम रिसोर्सेज को या चीज़ों को जो हमें नेचुरली प्रोवाइडेड हैं वो कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हर एक चीज़ बची रहे। हम कुछ इस तरीके से कंज्यूम ना कर लें हर एक चीज़ को, इतना पॉल्यूशन ना कर दें कि आने वाली जनरेशन हमें इतना भला बुरा कहे कि ये लोग ने पता नहीं क्या किया, आज हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ सिर्फ हम नेचर से ही रिगार्ड कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के थ्रू हम देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। जैसे अगर हम न्यू अवेयरनेस की बात करें अबाउट द चेंजेस विच मैनी पीपल स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन या फिर सिक फेस करते हैं टाइम्स ऑफ वॉर में या नेचुरल क्राइसिस में, ये भी कहीं ना कहीं डिमांड करता है किस चीज़ का, राइट टू लाइवलीहुड, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड द लाइक। देखो, अब मान लो वॉर हुआ या नेचुरल क्राइसिस हुए, अब इसके थ्रू कहीं ना कहीं कौन इफेक्ट हो रहे हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, सिक, ये सब फेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अब इस वजह से क्या किया है, एक डिमांड ऑफ राइट और बढ़ गई है, राइट टू लाइवलीहुड की, राइट ऑफ चिल्ड्रन की एंड द लाइक की। ऐसे क्लेम्स जो हैं ये एक्सप्रेस करते हैं सेंस ऑफ मॉरल आउटरीच अबाउट किस चीज़ के बारे में, इन्फ्रिंजमेंट होता है पीपल्स डिग्निटी का, और यहाँ पे ये एक तरीके से एक्ट करते हैं रेलिंग कॉल टू पीपल टू ट्राई, और एक्सटेंड करते हैं राइट्स को टू ऑल ह्यूमन बींग्स। हमें वी शुड नॉट अंडरस्टेट द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ सच क्लेम्स, और हम इन्हें इन सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एक तरीके से, जितने भी इस तरीके के पावर ऑफ सच क्लेम्स हैं और राइट्स हैं या एक्सटेंट हैं। ठीक है, ये कभी कभी इन्वोक करते हैं वाइट सपोर्ट को। कैसे, देखो, हमने पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ के बारे में अगर सुना हुआ है, जैसे कि ये हैं ये, तो इनके बारे में हम समझते हैं। इन्होंने रिसेंट अपील की थी वेस्टर्न गवर्नमेंट से कि पॉवर्टी एंड करिए अफ्रीका में, और टीवी रिपोर्ट्स देखी गई एंड सीन टीवी रिपोर्ट्स अबाउट द स्केल ऑफ सपोर्ट विच ही रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, और इन्हें सपोर्ट किसके थ्रू मिल रहा था, एक ऑर्डिनरी पीपल के थ्रू। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल यहाँ पे हमने समझा है कि किस तरीके से ये जो राइट्स के क्लेम्स है ये कहीं ना कहीं इन्वोक करते हैं वाइट सपोर्ट। अब लीगल राइट्स एंड द स्टेट की हम बात करते हैं, तो इससे पहले एक बार हम फिर से इससे पहली वाली स्लाइड पे आते हैं, और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ ने रिसेंट अपील की वेस्टर्न गवर्नमेंट से कि एंड करें अफ्रीका में पॉवर्टी, एंड सीन टीवी रिपोर्ट्स अबाउट द स्केल ऑफ सपोर्ट विच ही रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। तो इस तरीके से ये पीपल की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राइट्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन इंक्रीज होते हैं, और फिर अगर इन्हें वाइट सपोर्ट मिला तो ये भी यूनिवर्सल राइट की तरह एक्सेप्टेंस की बात करने लगते हैं। अब हम आते हैं लीगल राइट्स एंड द स्टेट पे। तो क्या है लीगल राइट्स एंड द स्टेट?
जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की क्लेम करने की, ठीक है, तो ये क्या अपील करते हैं, मॉरल सेल्फ हो, डिग्री ऑफ सक्सेस हो, ऑफ सच अपील्स ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लॉ। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी आपने क्लेम किया ह्यूमन राइट्स, है ना, और अपील की मॉरल सेल्फ की, डिग्री ऑफ सक्सेस की, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ों पे कि इन्हें सपोर्ट कौन देगा एक्चुअल में। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट और लॉ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया गया है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स को। आप देखिएगा जो राइट्स को लीगल रिकॉग्निशन नहीं है या जिन पे लॉ या एक्ट नहीं बनाया गया है, तो आप कह देते हैं क्या एक कानूनी अधिकार है क्या आपका, ठीक है, आपने कह दिया तो क्या ये अधिकार हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये लीगल रिकॉग्निशन जैसे ही मिला फिर कोई ना कोई बंदा डर सकता है कि यार कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए, किसको, ऑफ राइट्स को। अगर जैसे हम बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मैनी कंट्रीज में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, और इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होता है कुछ राइट्स का, ये इन्हें प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे देता है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, कहाँ दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता पढ़ाई करने से। आ रही है चीज़ समझ में, नंबर प्राइमरी इंपॉर्टेंस। जैसे राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है, तो इक्वली ट्रीट होने का कुछ कंडीशंस के साथ, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आपको अपना अधिकार है। हमारी कंट्री में हम इन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और अदर लॉ और पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी फिर लॉ या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं तो उन्हें इन फंडामेंटल राइट्स को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, दैट आर ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ये कैसे हो सकते हैं, सप्लीमेंट किए जा सकते हैं बाय क्लेम्स विच गेन इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर हिस्ट्री एंड कस्टम्स ऑफ अ कंट्री। इसे समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे इंडिया में जो प्रोविजन था अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, ये अटेंशन कहाँ से लेके आते हैं, ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, द राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी दीज मे बी सप्लीमेंटेड बाय क्लेम्स। ये जो राइट्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं, क्लेम्स के थ्रू। कुछ क्लेम्स लगे, अनटचेबिलिटी हो रही है सबसे ज़्यादा, तो अब राइट क्लेम किया गया, तो ये इंपॉर्टेंस देता है किस चीज़ को, पर्टिकुलर हिस्ट्री या ऐसे कस्टम्स को जो कि कंट्री में रहे हैं। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं राइट टू मतलब प्रैक्टिस टू बैन अनटचेबिलिटी। So important is the legal and constitutional recognition of our claims that several theorists ने define किए rights को claim की तरह जो कि recognize किए जाते हैं state के through। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी practice या custom हुआ, ठीक है, जिसे आपने claim किया, और claim अगर collectively हुई चीज़ तो फिर क्या हो जाएगा, इसे राइट बना दिया जाएगा कुछ एक्सेप्शंस के साथ, ठीक है। अगर हम लीगल एंडोर्समेंट की बात करें, सर्टेनली ये हमें हमारे राइट्स को एक स्पेशल स्टेटस देता है सोसाइटी में, लेकिन ये बेसिस नहीं होता है जिस पे राइट्स क्लेम किए जाने चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि राइट्स जो हैं स्टेडली एक्सपेंडेड हैं और रीइंटरप्रिटेट होते हैं, ताकि प्रीवियस एक्सक्लूडेड ग्रुप्स को हम इंक्लूड कर सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें हमारी कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग को, व्हाट इट मीन्स टू लीडर, जो कि लाइफ ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ हम रह सकें। बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि जो क्लेम्ड राइट्स हैं ये कहाँ पे डायरेक्ट किए जाते हैं, टुवर्ड्स द स्टेट। थ्रू दीज राइट्स, इन राइट्स के थ्रू लोग अपनी जो पीपल हैं वो डिमांड्स बताते हैं अपनी स्टेट पर, अपॉन द स्टेट। जब हम असर्ट करते हैं हमारा राइट टू एजुकेशन, तो हम स्टेट को कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रोविजंस बनाएं जिसके थ्रू हमें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, फॉर माई बेसिक एजुकेशन। सोसाइटी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को एक्सेप्ट भी करती है और फिर कंट्रीब्यूट भी करती है इस चीज़ को लेके। बहुत से जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये स्कूल ओपन करते हैं, फंड कराते हैं स्कॉलरशिप्स, ताकि इनके चिल्ड्रन
सभी क्लासेस के चिल्ड्रन को बेनिफिट मिल सके ऑफ एजुकेशन का। लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट पर ही होती है। ये स्टेट ही है जो इनिशिएट करे नेसेसरी स्टेप्स ताकि इंश्योर कर सकें कि हमारा राइट टू एजुकेशन क्या हुआ है, फुलफिल्ड हुआ है। इसलिए अगर हम राइट टू एजुकेशन की इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद की अगर हम बात देखें तो जो राइट्स ऑब्लिगेशन प्लेस करते हैं स्टेट पे, वो बताते हैं कि स्टेट सर्टन काइंड्स ऑफ वेज में एक्ट करे। हर एक राइट इंडिकेट करता है कि स्टेट क्या करे एज वेल एज क्या नहीं करे। जैसे राइट टू एजुकेशन बोला स्टेट को कि आप प्रोविज़न बनाइए, तो अब स्टेट को पता है कि हमें क्या प्रोविज़न बनाने हैं और क्या चीज़ नहीं करनी है। मान लो राइट टू लाइफ की बात हम करें, ये ऑब्लिग्स करता है स्टेट को कि आप ऐसे लॉ बनाएं कि हमें इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकें बाय अदर्स। स्टेट ऐसे बनाता है ना लॉ कि ऐसा तो नहीं है कोई भी आपको आके मार जाए और आप खड़े रहें कि ठीक है क्या हो गया, उसका अधिकार था मुझे मारना, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट को ये ऑब्लिग करता है कि ऐसे लॉ बनाएं कि हमें कोई भी चोट ना पहुँचा सके। ठीक है, इट कॉल्स अपॉन द स्टेट की पनिश करे उन व्यक्तियों को जो हमें हर्ट कर रहा हो या फिर हार्म कर रहा हो। अब आप जाके पेरेंट्स के लिए खड़े मत हो जाना कि हमारे पेरेंट्स हमें मारते हैं, ऐसा नहीं है। बात यह कि आपको बाहर का कोई भी व्यक्ति चोट ना पहुंचा सके। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं एक्सीडेंट का। गाड़ियाँ ऐसी तो नहीं चलाती कि किसी को मार रहे हैं हम चल रहे हैं बस कोई भी मरता जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको राइट टू लाइफ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर देता है तो फिर स्टेट क्या करेगी, उन्हें पनिश करेगी। अगर सोसाइटी यहाँ पे फील करती है कि जो राइट टू लाइफ मतलब है राइट टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट एक्सपेक्ट्स, ये एक्सपेक्ट करती है स्टेट से कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिसमें हमें क्लीन एनवायरनमेंट मिल सके अलॉन्ग विद अदर कंडीशंस जो हेल्दी लाइफ के लिए नेसेसरी है। ठीक है, अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे क्लीन एयर नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं तक अब स्टेट क्या करता है, और भी अगर हम अलग जगह के एग्जांपल्स लें तो क्या किया जाता है कि ऐसे फिर यहाँ पे पॉलिसीज़ की जाती हैं या बनाई जाती हैं कि हमें राइट टू लाइफ मिले और राइट टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। ठीक है, अदर वर्ड्स में हमारे राइट यहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशंस लेके आ रहे हैं स्टेट पर कि कुछ एक्ट सर्टेन वे में एक्ट करें। अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन है ना, एयर क्लीन एयर नहीं मिल रही है तो क्या है, अब यहाँ पे स्टेट को दिल्ली को कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस में लेके आता है कि इस तरीके से आप वर्क करें। उसी तरीके से हम इंडिया में अलग और स्टेट्स का या फिर यूनियन टेरिटरीज़ का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। राइट्स सिर्फ यही इंडिकेट नहीं करते हैं कि स्टेट क्या करे, ये इन्हें सजेस्ट भी करते हैं कि क्या स्टेट किस चीज़ से रिफ्रेन रहे, कोई चीज़ अगर एक्शन कर रहे हैं तो उन चीज़ से दूर रहें, ये भी कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन, ये स्टेट को क्या सजेस्ट करता है कि स्टेट सिंपली अरेस्ट नहीं कर सकता है अपनी इच्छा पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और आपको अरेस्ट कर लेगा या कोई पुलिस आई आपको अरेस्ट करके ले गई, ये नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अब स्टेट को रोका ना किस चीज़ ने, राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन। ठीक है, अब अगर ये आपको कुछ लिमिटेशंस या बार के पीछे रखना चाहती है तो ये हमें इट मस्ट डिफेंड दैट एक्शन, यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा कि आप हमारी लिबर्टी क्यों कर्टेल कर रहे हैं बिफोर अ जुडिशियल कोर्ट। दिस इज़ वाई पुलिस को हमेशा एक अरेस्ट ऑर्डर वारंट बताना पड़ता है जब भी आपको अरेस्ट करना चाहती है। भगवान ना करे कभी आपको अरेस्ट करे, बट किसी को भी अरेस्ट करती है तो एक अरेस्ट वारंट देना ज़रूरी है। इसलिए स्टेट एक्शंस पे हमारे राइट्स कुछ क्या करते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं। अनदर वे की अगर हम बात करें तो हमारे राइट्स इंश्योर करते हैं कि जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है वो कुछ इस तरीके से वर्क करे जिसके थ्रू इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट ना हो। स्टेट सोवरेन अथॉरिटी है, जो ये लॉ बनाती है ये फोर्स के साथ एनफोर्स किए जा सकते हैं, लेकिन सोवरेन स्टेट अपने भले के लिए ना एग्जिस्ट करे, किसके भले के लिए एग्जिस्ट करे या चले वर्क करे, इंडिविजुअल के।
ये लोग ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, और उनकी वेलबींग का ध्यान रखना, परस्यू करना, ये किसकी पावर है? गवर्नमेंट की पावर है। इस तरीके से अगर हम समझें तो इट इज़ पीपल हु मैटर मोर एंड इट इज़ देयर वेलबींग दैट मस्ट बी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट इन पावर। रूरल्स अकाउंटेबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए, और यहाँ पे ये ना भूलें कि जो लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोगों के भले के लिए ही हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डराती भी हैं गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसा ना कर दें हम कि लोगों का भला ना हो। अब हम काइंड्स ऑफ राइट्स की बात करते हैं कि क्या काइंड्स है राइट्स के। बहुत सी डेमोक्रेसीज में आज की डेट में क्या करते हैं, एक चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स होता है। पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंक्लूड्स करते हैं राइट, जैसे राइट टू वोट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है, इलेक्शन में खड़े होना है, पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करना है। तो पॉलिटिकल राइट्स सप्लीमेंटेड होते हैं किसके थ्रू? बाय सिविल लिबर्टीज। जो अगर हम इससे पहले इधर पे ही बात करें कि राइट टू वोट और रिप्रेजेंटेटिव्स, एक ये देखा कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, और पॉलिटिकल राइट्स कहाँ से सप्लीमेंटेड हो रहे हैं? सिविल लिबर्टीज से। तो यहाँ पे अगर देखें तो राइट टू अ फ्री और फेयर ट्रायल की अगर हम बात करें, राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज फ्रीली, राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट, ये सारी चीज़ें हम वोट और पॉलिटिकल राइट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ कहाँ से आते हैं? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू। बट जैसा कि मेंशन किया गया था इससे पहले कि राइट का एम होना चाहिए प्रोटेक्ट करना वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। पॉलिटिकल राइट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना के टू द पीपल, ग्रेटर इंपॉर्टेंस देके कंसर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल को लेके ओवर दैट ऑफ द रूलर्स, एंड बाय इंश्योरिंग, यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि सभी पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्फ्लुएंस हो डिसीजन से ऑफ द गवर्नमेंट से। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसे कंट्रीब्यूट इसमें कौन करता है? पॉलिटिकल राइट, क्योंकि पॉलिटिकल राइट क्या करते हैं? गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। अब आपको राइट टू वोट है तो आप जिसे चाहे उससे वोट कर सकते हैं, तो आप अपनी समझदारी से ही वोट करेंगे कि जो हमारा भला करेगा हम वोट उसे देंगे। तो ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, लोगों को ग्रेटर इंपॉर्टेंस देकर। वोट देने का अधिकार हमें है ना, गवर्नमेंट बनाने का अधिकार किसे? सिटीजन्स को है। ओवर दैट ऑफ द रूलर्स, और इंश्योर करते हैं कि सभी पर्सन को अपॉर्चुनिटी हो कि वो इन्फ्लुएंस हो, मतलब वो इन्फ्लुएंस कर सकें। किसे? वो नहीं इन्फ्लुएंस हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो। गवर्नमेंट को पता है कि हमें लोगों ने वोट दिए तब तो हम गवर्नमेंट में आ पाए हैं, या गवर्नमेंट लोगों से बनी हुई है, सिटीजन से बनी हुई है। अब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी तो ये सोच के लेगी कि फिर से अभी इलेक्शन होंगे, हमें फिर खड़े होना है, अगर हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सभी पर्सन्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इन्फ्लुएंस करें ये डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट को। हाउएवर अगर हम राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स की बात करें या फिर हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, ये तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब हमारी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, हेल्थ हमें मिल सके। जो पर्सन पेवमेंट्स या फिर स्ट्रगल के साथ रह रहे हैं बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए, तो फिर पॉलिटिकल राइट्स की उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाना, पानी, घर, कपड़े, हेल्थ कुछ भी अच्छी नहीं मिल रही है, तो फिर उनके लिए राइट टू वोट करना कहाँ कुछ वैल्यू करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तभी इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारे लिए फुल्ली एक्सरसाइज्ड होगा जब हमारी ये बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी। यहाँ पे कुछ सर्टन फैसिलिटीज़ रिक्वायर करते हैं, जैसे कि एडिक्वेट वेज की बात करें बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? बेसिक वेज को डिसाइड किया है कि इतना तो आपको देना ज़रूरी ही है जिससे भी आप वर्क करा रहे हो। तो ये फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं कि एडिक्वेट वेज मिल सके ताकि ये लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, और रीजनेबल कंडीशंस हो इनके पास ऑफ वर्क की। इसलिए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ क्या करती हैं?
आर बिगनिंग टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्लिगेशंस और प्रोवाइड करती हैं क्या, एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक राइट्स। कुछ कंट्रीज़ में अगर हम बात करें सिटीजन्स पर्टिकुलरली जिनकी लो इनकम्स है, ये हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटीज़ रिसीव करते हैं स्टेट से। और अदर्स की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स जो हैं उन्हें क्या मिलते हैं, सर्टन मिनिमम वेज मिलते हैं ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की है या इंट्रोड्यूस की है। क्यों की है, ताकि पुअर्स की हेल्प कर सके अमंग अदर मेजर्स, और अदर मेजर्स भी लिए गए हैं टू हेल्प दी पुअर। टुडे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के एडिशन के साथ साथ मोर एंड मोर डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइज कर रही हैं कल्चरल क्लेम्स ऑफ देयर सिटीजन्स, मतलब कि सिटीजन्स के कल्चरल क्लेम्स को भी रिकॉग्नाइज करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन मिलना मदर टंग में, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करना, हमारी लैंग्वेज या कल्चर में हमें पढ़ाना है तो हम इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकें, इन्हें नेसेसरी किया गया है फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। लिस्ट ऑफ राइट्स इसलिए स्टेडली इंक्रीज होते जा रहे हैं, कहाँ पे, इन डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। कुछ राइट्स जैसे कि अगर हम बात करें, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, इक्वल ट्रीटमेंट है, राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये बेसिक राइट्स हैं जिन्हें प्रायोरिटीज देना ज़रूरी है। और अदर कंडीशंस जो कि नेसेसरी हैं डिसेंट लाइफ जीने के लिए, इन्हें जस्टिफाइड क्लेम्स या फिर राइट्स कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन देना चाहते हैं, ये तो राइट है, डेमोक्रेसी में ऐसे राइट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट जो बेसिक राइट्स हैं वो लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं तक है। ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जस्टिफाइड क्लेम्स और राइट्स। अब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर हम आ जाते हैं। देखो, राइट्स हमेशा ऑब्लिगेशंस नहीं लेके आता है स्टेट पर कि वो इस तरीके से वर्क करे टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू एक्ट इन अ सर्टन वे। यहाँ पे ऐसे समझो कि राइट्स एक तरीके से सिर्फ ऑब्लिगेशन से नहीं लेके आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। टू एक्ट इन अ सर्टन वे, फॉर इंस्टेंस, ये इंश्योर भी करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट ऑब्लिगेशंस हम पर भी लगाता है। कैसे ऑब्लिगेशंस लगाता है? फर्स्टली ये कंपेल करता है हमको कि सिर्फ हम पर्सनली अपने बारे में नहीं सोचें, बट डिफेंड करें एज अ बीइंग जो कि सभी लोगों के लिए अच्छा हो या गुड हो फॉर ऑल ऑफ अस। अब जैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की हम बात करते हैं, एयर और वाटर पॉल्यूशन कम करने की बात करते हैं, ग्रीन कवर मेंटेन करने की बात करते हैं, न्यू ट्रीज लगाने की, या फिर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट को हमें प्रिवेंट करना है, ट्रीज को कट डाउन जो कर रहे हैं उसे हम रोकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस हम मेंटेन करें। ये ऐसी चीज़ें जो हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये यही कह रहे हैं कि ये राइट्स जो हैं सिर्फ स्टेट पर ही ऑब्लिगेशंस नहीं लगा रहे हैं, लिमिट नहीं कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हम पर भी ऑब्लिगेशंस हैं और ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एसेंशियल है। हम हमेशा अपने पर्सनल गुड की बात ना करें, हम सभी के भले को देखते हुए और राइट्स की बात भी करें। ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कॉमन गुड इसे कहते हैं, जिसमें इस तरीके से हमें एक्ट करना है कि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को भी एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन्स को भी, जो एंटाइटल्ड हैं, आगे की जनरेशन भी तो एंटाइटल्ड है ना सेफ क्लीन वर्ल्ड के लिए, विदाउट विच ये रीजनेबली गुड लाइफ नहीं जी सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कि अगर हम बात करें, आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, ये भी रिक्वायर है। अगर हम ये कहें कि हमें ऐसे राइट्स दे दिए जाएं कि हम अपने व्यूज़ प्रेजेंट करें और सेम राइट हम अदर्स को भी दें। अब अगर हम नहीं चाहते कि कोई इंटरफेयर करे हमारे चॉइसेस में, जो हमारी चॉइसेस हैं, चाहे हमें कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सा म्यूज़िक सुनना है, हमें रिफ्रेन नहीं की, आई मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द चॉइसेस दैट अदर्स मेक। इस तरीके से ऐसे समझो, इफ़ आई डू नॉट, इधर पे इन्होंने क्या बोला है, इफ़ आई डू नॉट वॉन्ट अदर्स टू इंटरफेयर, अगर हम नहीं चाहते कि कोई इंटरफेयर करे, सो आई मस्ट रिफ्रेन, हम भी इंटरफेयर नहीं करें जो कि लोग दूसरी चॉइसेस बना रहे हैं। ऐसा देखा होगा आंटियों को, ज़्यादातर सोसाइटी में आंटियों की बात होती है कि देखो उसके बच्चे ने तो ना ऐसे कपड़े पहने हुए थे, उसके बच्चे ने तो इतनी रात में आया था पार्टी करके, और आंटी ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को कोई बोले,
है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी चॉइसेस में कोई इंटरफेयर ना करे, तो हम भी किसी और की चॉइसेस में इंटरफेयर ना करें, हम इन्हें फ्री करें। क्या चीज़ों को चूज़ करने के लिए? म्यूज़िक और क्लॉथ्स के लिए। हम राइट टू फ्री स्पीच इस तरीके से यूज़ ना करें कि टू इंसाइट अ क्राउड टू किल माई नेबर, हम कहते हैं हमारे पड़ोसी को मार डालो, ये राइट टू फ्री स्पीच नहीं होगी, ठीक है। हमारे राइट्स के चलते चलते हम दूसरों के राइट्स को डिप्राइव ना करें। माई राइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स लिमिटेड है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट ऑफ फॉर ऑल के साथ। जैसे कि हम कहते हैं ना हमारा अधिकार है, तो यह अधिकार कहाँ तक सीमित है कि आपको दूसरों के जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल और सेम राइट्स फॉर ऑल रहे, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको अपने राइट्स की बात करनी है। क्लियर हुआ? थर्डली, हम बैलेंस करें हमारे राइट्स को जब ये कन्फ्लिक्ट में आए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम बात करें, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें अलाउ करता है पिक्चर्स लेने के लिए, लेकिन हम ऐसे पर्सन की पिक्चर ले लें जो घर में नहा रहे हैं। मान लो कोई अंकल नहा रहे हैं या कोई भी नहा रहा है और आपने जाके पिक्चर ले ली। छोटे बच्चों को भी देखा होगा, अगर वो नहा रहा है और आप उसकी पिक्चर लेना चाहें तो वो मना कर देता है कि नहीं, ऐसे मेरी पिक्चर नहीं लेना, ठीक है। और उनके कंसेंट के बिना आप उनकी पिक्चर ले रहे हैं और उन्हें इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी है। क्या आप चाहेंगे कि कोई आपकी ऐसी पिक ले ले? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो दूसरों के साथ भी आप ऐसा ना करें। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि जो भी आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड है किस चीज़ के साथ, कि आप दूसरों के राइट्स को भी मेंटेन करके चलें। सिटीजन्स विजिलेंट हो जाते हैं लिमिटेशंस को लेके जो उनकी राइट्स पे लगाई जाती हैं। करेंटली डिबेटेड टॉपिक कंसर्न्स की अगर हम बात करें, तो जो इंक्रीज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है सिविल लिबर्टीज़ ऑफ सिटीजन्स पे ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, तो ये भी डिबेट किए जाते हैं कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें या मैटर। नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना भी क्या होता है, मे बी डिफेंडेड एज नेसेसरी फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन्स। बट किस पॉइंट पे जाके रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना नेसेसरी हो जाता है ताकि क्या कर सकें, सिक्योरिटी देमसेल्व्स बिकम अ थ्रेट टू द राइट्स ऑफ पीपल। क्या कंट्री जो कि फेस कर रही है थ्रेट ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स को, ये अलाउ करे लोगों को मतलब कर्टेल करे, अलाउड टू, वो अलाउड है क्या कि लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स को कर्टेल करे? क्या ये अलाउ करे ऐसे लोगों को अरेस्ट करना जो ज़्यादा सस्पिशियन हैं, या फिर ये अलाउ करे टू इंटरसेप्ट देयर मेल और टैप देयर फोन्स, उनके फ़ोन या मेल को ट्रैप कर ले, ठीक है, या टैप कर ले, या इसे अलाउ किया जाए कि टॉर्चर करे ये एक्सट्रैक्ट कॉन्फेशन तक। ऐसे सिचुएशंस में जो क्वेश्चन है पूछा जाना चाहिए कि क्या इज वेदर दी पर्सन कंसर्न पोजेस एन इमिनेंट थ्रेट टू सोसाइटी, क्या ऐसा व्यक्ति जो थ्रेट हो सकता है सोसाइटी के लिए, अगर कर सकता है ये थ्रेट, तो ये सारे जो इसके पहले हमने ये पढ़े ये इस पे लगाए जा सकते हैं। कोई अरेस्टेड पर्सन भी है ना, तो इसे लीगल काउंसिल प्रोवाइड किया जाता है और उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने केस को मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सके। इसके बाद देखो, हमें यहाँ पे एक्सट्रीमली कॉशियस होना ज़रूरी है अबाउट गिविंग गवर्नमेंट को पावर्स देते टाइम, जो कि ये यूज़ करेंगे सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल करने में ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर सच पावर्स कैन बी मिसयूज्ड, क्योंकि ये पावर्स मिसयूज्ड हो सकती हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे अथॉरिटेरियन बन सकता है और अंडरमाइन कर सकता है बहुत से रीजंस को, जिसमें फॉर विच गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट, नेमली जो वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट है। हैंस इवन दो राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, लेकिन हमें विजिलेंट होना पड़ेगा हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और जो अदर्स के राइट हैं जो कि बेसिस बनाते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग्स के पास हैं बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल को लेके। जो फंडामेंटल अजम्पशन है बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वो ये है कि हर एक व्यक्ति इज अ मॉरल और रैशनल बीइंग है जो डिजर्व करता है टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी।
ह्यूमन राइट्स दोनों ही होते हैं, यूनिवर्सल और फंडामेंटल। ये यूनिवर्सल किस तरीके से होते हैं कि ये सभी ह्यूमन बींग्स को दिए जाएं, रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ ये सारी चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए, दैट इज रेस, नेशनलिटी, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। और ये फंडामेंटल होते हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति, दीज बिकॉज वंस गिवन, एक बार दे दिए गए तो इन्हें टेकन बैक मतलब वापस नहीं लिया जा सकता है, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ऑल्दो जो प्रेजेंस है ह्यूमन राइट्स की, ये ट्रेस्ड की गई है टू द एंशिएंट इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर। जो कॉन्सेप्ट फॉर्मली ओरिजिनेट किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे वो 1948 में था विद द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिस्टिंग, जिसमें 30 राइट्स दिए गए थे फॉर ऑल पीपल अक्रॉस दी ग्लोब। तो कुछ इस तरीके से राइट्स के बारे में हमने देखा, डिस्कस किया, और इसी के साथ बहुत ही अच्छे रिवीजन के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ द राइट्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, और सिलेबस का कुछ पार्ट और आपका कंप्लीट हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि एक चैप्टर चलो ठीक है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा है, बिंदास लगा है, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखो इसी तरीके के वीडियोस देखते रहें, जुड़े रहें स्टेप अप अकेडमी से, और अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई टेंशन नहीं हो कि अरे यार क्या करूँ अब, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ कुछ भी। तो हर एक चीज़ कंप्लीट कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। थैंक यू।